चर्चा कर रहे थे, आप याद कीजिए जिस दिन राहुल गांधी ने भाषण दिया था, आप कह रहे थे बार बार कि आज हम लोग चर्चा न करें, आज राहुल गांधी के भाषण को आप ज्यादा से ज्यादा दिखाइए, आप उस दिन कह रहे थे। और अब दो भाषण आपने सुन लिए राहुल गांधी के भाषण के बाद, नरेंद्र मोदी के भाषण। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए जो राहुल गांधी उठाए थे? क्या नरेंद्र मोदी के भाषण के आगे राहुल गांधी का भाषण दब गया? क्या नरेंद्र मोदी के भाषण के किसी भी पार्ट को झूठ जैसे शब्द जो असंसदीय है, लोकसभा राज्यसभा यानी संसद में इस शब्द को एक्सपंज किया जाता है, उस शब्द का कई बार नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको एक्सपंज नहीं किया जाता है और राहुल गांधी के पैराग्राफ से पैराग्राफ जो है वो हटा दिए जाते हैं। क्या इन सब के बाद भी राहुल गांधी पर हावी होते हुए दिखाई दिए नरेंद्र मोदी अपने दो भाषण में? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी के भाषण के दिन मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप राहुल गांधी के भाषण को दिखाइए। आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री के हितैषी हैं तो उनके भाषण को मत दिखाइए। लोग जो सुन चुके हैं उसको बस वहीं तक रहने दीजिए। आप प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के भीतर और आज राज्यसभा में भी लोगों को बहुत निराश किया। उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री का भाषण नजर नहीं आया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण था। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने संसद में भाषण दिए। मैं भी कई बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री के जवाब को सुना है लोकसभा में बैठकर। लोग ये सुनना चाहते हैं कि जो चर्चा हुई है उस चर्चा को लेकर के सरकार का क्या कहना है, सरकार के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री का क्या कहना है। वहां विपक्ष की आलोचना, अपने विपक्षियों की आलोचना, पूर्ववर्ती सरकारों पे हमला, यह कोई सुनना नहीं चाहता। तो लगातार पिछले 10 साल से लोग सुन रहे हैं। इसका कोई मतलब थोड़े था। अभिभाषण के दौरान जो सवाल उठाता है विपक्ष, उन सभी नेताओं का नाम लेकर के प्रधानमंत्री जवाब देते रहे कि ये जो बात कही गई है, जिस नेता ने कही है, उसके बारे में हमको ये कहना है। यह सवाल नहीं होता कि आप विपक्ष के नेता को टारगेट कीजिए, विपक्ष के नेताओं ने जो कहा है उसके बारे में आप एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास कीजिए। राहुल गांधी के साथ आज विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनके किसी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। अगर मणिपुर के सांसद ने खड़े होकर के मणिपुर के बारे में सरकार से जो सवाल पूछे, देर रात उनका भाषण हुआ था, क्या किसी प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया? राहुल गांधी ने जो सवाल बेरोजगारी को लेकर के उठाया उसका जवाब दिया। कल्याण बनर्जी ने जो राज्यपाल की भूमिका है राज्य सरकार में उसका कोई जवाब दिया। महुआ मोइत्रा ने जो सदन के भीतर उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ था, जो सवाल पैदा किए गए थे, उसका कोई जवाब दिया। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जो उन्होंने आरोप लगाया उसका कोई जवाब दिया। और क्या अगर आप इन चीजों का जवाब नहीं देते हैं तो आप बैकफुट पर नहीं होंगे तो कहां होंगे? इसका जवाब, गोया कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वे एक राजनीतिक भाषण की तरह से कि विपक्ष के नेता ने हिंदुओं को गाली दिया या उनकी आलोचना की, उनको अहिंसक कहा, जो नहीं कहा, और वही तत्काल उसका प्रतिवाद कर दिया। जब ये बात कही गई प्रधानमंत्री की ओर से, तुरंत विपक्षी नेता ने इसका प्रतिवाद कर दिया। आप एक जो बात कहना चाहते हैं सवाल, अच्छा आपकी बात चलेगी कैसे? आप कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत को कांग्रेस ने उनकी बड़ी अवहेलना की। बाबू जगजीवन राम जी को उनका जो देय था वो नहीं मिला। भाई, बाबू जगजीवन राम एक नेता कांग्रेस के थे और एक प्रतिष्ठित नेता थे। उस कद काठी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में किसी भी दलित नेता को इस ऊंचाई तक ले गई है जो जगजीवन राम जी का कांग्रेस में था? क्या ये तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ अपने इतिहास में किसी भी दलित नेता को मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपा? ये तो सबके सामने सच्चाई है। जब भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, किसी दलित नेता का नाम तक आगे नहीं किया। बंगारू लक्ष्मण जी को छोड़ दिया जाए तो किसी दलित नेता को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनाया। ये तो देश की जनता की जानकारी में है।
तो आपका यह नैरेटिव कैसे चल सकता है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर और जगजीवन राम के साथ बड़े उनकी अवहेलना की और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया? आपने तो किसी नेता को स्थापित नहीं होने दिया। आप अपनी बात कीजिए कि हमने दलितों को कितना आगे बढ़ाया, हम दलित नेतृत्व को कितना प्रश्रय दे रहे हैं, हम दलित आवाम जिसके अंदर आरक्षण को लेकर के तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो गई हैं, उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया? हमने यूनिलैटरल एंट्री की, उस एंट्री में हमने दलितों को कितना प्रोत्साहन दिया, कितना स्थान दिया? आप तो उसकी बात नहीं करते हैं। तो क्या आप अतीत के पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करके अपनी विफलताओं को आप छिपा लेंगे, अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल लेंगे? ये संभव है? आप कहते हैं कि 99 नंबर पाने वाला विद्यार्थी वो बता रहा है कि हमने बहुत अंक प्राप्त कर लिए। तो वह 99 अंक पाने वाला विद्यार्थी वह है जिसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, उत्तर पुस्तिका नहीं है, बैठ करके इम्तिहान देने के लिए कुर्सी मेज नहीं है, परीक्षा को नियमित करने वाले जितने परीक्षक हैं उसको घेरे खड़े हैं, उसके बाद उसे 99 नंबर पाए। और दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को उत्तीर्ण बता रहा है वो अभी उत्तीर्ण नहीं है। 543 में उत्तीर्ण होने का अंक 272 है और वह परीक्षार्थी है जिसके लिए प्रश्न पत्र आउट है, जिसके लिए परीक्षा को नियंत्रित करने वाली जितनी संस्थाएं हैं उसके पक्ष में खड़ी हैं। उसको कॉपी किताब दे दी गई है कि ये देख करके उत्तर पुस्तिका में लिख डालो। वो अभी प्राप्तांक नहीं प्राप्त कर पाता जो यह दावा कर रहा था कि वह डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करेगा और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करेगा। विफल कौन है? सबके सामने तथ्य। तो कौन बात आपकी बात में? वो तो जिस परीक्षार्थी को 99 अंक मिले हैं उसने कभी दावा नहीं किया कि मुझको डिस्टिंक्शन मिलेंगे। उसने कहा कि हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम विपक्ष के साथ। और यह परीक्षार्थी जो अपने आप को उत्तीर्ण बता रहा है वह पड़ोसी की भी उत्तर पुस्तिका को अपने साथ जोड़ने के लिए कर रहा है कि उनका भी नंबर हमारे साथ जोड़ा जाए। 99 वाला तो नहीं कर रहा है, 99 वाला कह रहा है कि सब लोग अपने अपने अंक प्राप्त किए हैं और वो उनकी उपलब्धि है। आपका कोई भी नैरेटिव कैसे चल सकता है? कैसे लोगों को बात समझ में आ जाएगी? और आपको तो बाकायदे लोगों ने खारिज किया है। आप 303 से 240 आ गए, वह 51 से 99 गया। उपलब्धि किसकी है? 99 वाले की उपलब्धि है। उसको अपने राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का मौका नहीं है। वो कहते उसके पास पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। जितने अवरोध पैदा किए जा सकते हैं सब अवरोध पैदा किया गया। और आप उसके बारे में आप कहेंगे कि साहब जनता का चुनाव प्रतिनिधि हुई है। इस तरह की टिप्पणियों से आप हासिल क्या कर लेंगे? मुझे तो यह लगता है कि अभी भी बीजेपी केवल और केवल अपने समर्थकों को संबोधित कर रही है। जो जनाधार उससे खिसक रहा है उसको अभी भी समेटने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये लग रहा है कि इस तरह के प्रहार करके वह खोए हुए जन समर्थन को वापस लगे। कभी नहीं होता। नकारात्मकता कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकती, कभी नहीं दी है। बिल्कुल। अगर सरकार अपने सकारात्मक पक्षों को रखे तो हो सकता है कि लोग जो उनसे अभी हट रहे हैं या हट गए 2024 के चुनाव में, लौट करके फिर उनके पास चले आए जिन्होंने 2014 या 2019 में उनको सत्ता सौंपी थी। आप इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे करके लोगों के बीच अपनी जगह बना सकते हैं? विपक्ष के नेता का मतलब हम लोगों ने यही सुना है कि विपक्ष का नेता अगर खड़ा हो गया तो सदन के नेता को बैठना पड़ेगा, किसी भी नेता को बैठना पड़ेगा। यही परंपरा हम लोगों ने देखी है। किसी विपक्ष के नेता को आज तक हम लोग नहीं देखा। एक माना जाता है कि अगर सभापति या स्पीकर अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया तो सबको बैठना है। और दूसरी परंपरा हम लोगों ने देखी है कि विपक्ष का नेता अगर खड़ा हो गया तब भी सबको बैठना है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और आप किसी परंपरा को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दुहाई भी आप देंगे कि लोकतंत्र माने आपातकाल के विरोध की लिगेसी आप ही के पास जाएगी। आप उसकी तारीफ कर रहे थे, वो लिखिए अखिलेश यादव मधु दंडवते धुलिमे के पास नहीं जाएगी, कम्युनिस्टों के पास नहीं जाएगी, डी राजा के पास नहीं जाएगी, सीताराम येचुरी के पास नहीं जाएगी। वो भी लिगेसी आप ही लेना चाहते हैं और इस देश की जनता आपको सौंप देगी। कौन सा नैरेटिव बना रहे हैं? आपके पास अपने पक्ष में कहने के लिए कुछ भी नहीं। और जब आपके पास खुद कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप सामने वाले की आलोचना करते हैं, और वह भी ऐसी अतार्किक आलोचना जो स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल।
ऐसे में जब आपके पास तथ्य नहीं है तो आप बैकफुट पर रहेंगे, उस पिच पे खड़े होंगे। अगर आपको को डॉलर की गेंद झेलने की हिम्मत नहीं है तो दाएं बाएं किनारे करके अपने विकेट बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कब तक? विपक्ष के पास जो संख्या, जो संख्या का मतलब जो जन समर्थन है, राहुल गांधी या कल्याण बनर्जी या मोहन मित्रा जो आज बोल रहे हैं, वह उनके पास जन समर्थन का ताकत है। जनता ने उनको ये ताकत दी है जी। उनकी संख्या बढ़ी और सरकार इस तरह मनमाने तरीके से नहीं काम कर सकती, और करेगी उतना ही एक्सपोज होगी। और बिल्कुल मैं कल्याण बनर्जी की बात आपसे करना चाहता हूं। बहुत सही बात उन्होंने कही कि यह बैसाखी पर चलने वाली सरकार 3 राज्यों के चुनाव के बाद गिर जाएगी। और हर नेता ने एक सबसे अच्छी संत का जो बात जिस समझ मैंने जो बात आई वह है कि एक विपक्ष की एकता सबके सामने परिलक्षित हुई, मजबूती के साथ विपक्ष ने अपने आप को रखा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि इंडिया दल समूह, राहुल गांधी ने कहा इंडिया दल समूह, हम गुजरात में हराएंगे, इंडिया गठबंधन आपको हराएगा। और हर नेता ने अपने आप को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ करके रखा। यह एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के साथ। और यह जो एकता है वह सरकार को फ्रंट फुट पर आने ही नहीं देगी, क्योंकि सरकार के पास अपने लिए कहने का कोई भी तथ्य उनके सामने नहीं है। जी। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आए इस पूरे संसद सत्र में, स्पेशल सेशन, और इसमें राज्यसभा और